नमस्कार, मैं प्रणव पैठणकर नर्मदा तट पर संपन्न हो रहे वैचारिक महाकुंभ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी 3 दिनों में संपन्न होने वाले सत्रों में हम इस बात का चिंतन करेंगे कि भविष्य में हमारे रचना कर्म की दिशा क्या हो। अतः इस नर्मदा साहित्य मंथन के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु मैं आज के हमारे अतिथि श्री जे नंद कुमार जी, श्री विनीत जी नवाथे, श्री दिनेश जी गुप्ता एवं श्री विकास जी दवे से निवेदन करता हूं, वे मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें एवं अपना स्थान ग्रहण करें। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मात्र त्रयी के आराधक यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मां नर्मदा का यह सुरम्य तट है ही, और मां भारती और मां वाग्देवी वीणापाणी सरस्वती की आराधना करने वाले साहित्य साधक यहाँ पर 3 दिवस के विचार मंथन के लिए एकत्र हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इसके नामकरण में ही नर्मदा, साहित्य और मंथन ये 3 शब्द सन्निहित हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य, इसकी यात्रा की परिणति सब कुछ स्पष्ट हो जाती है। और ये अपने मालवा निमाड़ क्षेत्र के साहित्य जगत के रचनाधर्मियों का अत्यधिक सौभाग्य है कि आज उद्घाटन सत्र में हम सबको परम श्रद्धेय जे नंद कुमार जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही मंच पर विराजमान इस प्रांत के सहकार्यवाह आदरणीय विनीत नवाथे जी, इस संपूर्ण आयोजना को जिनके मार्गदर्शन में हम संपन्न कर रहे हैं, अर्थात विश्व संवाद केंद्र के न्यास के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी को यूं तो आप अनेक रूपों में जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम उन्हें जानते ही हैं। पत्रकारिता जगत से भी उनका एक लंबा सानिध्य रहा है, सातत्य रहा है, और स्वदेश समाचार पत्र के वे प्रबंध संचालक के रूप में अनेक वर्षों तक दायित्व निर्वाह करते रहे। आज के आयोजन में प्रयास यह भी किया गया है कि साहित्य जगत के रचनाधर्मियों के साथ पत्रकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार भी आमंत्रित किए जाएं, और साथ ही वे युवा विद्यार्थी जो आज पत्रकारिता के विषय का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में पत्रकारिता की ध्वजा लेकर के, और विशेष करके मैं यहां रेखांकित करना चाहता हूं कि सांस्कृतिक पत्रकारिता की ध्वजा लेकर के पूरे देश भर में, जिसे हम शुचिता की, मर्यादा की पत्रकारिता कहते हैं, उसके विषय को लेकर के जाने वाले। तो कुल मिलाकर के आज यह मालवा निमाड़ क्षेत्र के साहित्य धर्मियों का और रचना कर्मियों का एक सुंदर समागम कुंभ संपन्न हो रहा है। एक लंबे समय से हम सब लोग जो समाज जीवन में जीते हैं, राष्ट्र जीवन में सतत कार्य करते रहते हैं, उन सबके मन में कहीं ना कहीं एक कष्ट रहता है, और वो कष्ट ये रहता है कि इन दिनों, बल्कि कहना चाहिए कि स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर के लगभग 7 दशक तक, या कहना चाहिए 6 दशक से अधिक समय तक, तो एक विशिष्ट विचारधारा का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष के ऐसे संस्थानों में रहा जिन संस्थानों को वास्तव में इस देश की रचना धर्मिता, इस देश के साहित्य, इस देश की कला, इस देश की संस्कृति का पोषण और उन्नयन करना था। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व था, वे सारे के सारे नेतृत्वकर्ता उन विचारधाराओं से पोषित थे जिसके बारे में साहस्य कहा जाता था कि वर्षा चीन में होती थी और छाता वे दिल्ली की लुटियंस सोसाइटी में बैठ करके खोल लिया करते थे। ऐसे अनेक लोग जब कब्जा करके और अनेक स्थानों पर बैठे, तो स्वाभाविक रूप से साहित्य की धारा उस दिशा में चल पड़ी जिस दिशा में जाते जाते
उन साहित्य धर्मियों को, तथाकथित कलाकर्मियों को, तथाकथित रचनाकारों को यह पता ही नहीं लगा कि उस विचारधारा का अनुगमन करते करते वे कब देशद्रोही विचारधारा के समर्थक बन गए। इस समय आवश्यकता इस बात की थी कि राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत ऐसे रचना धर्मी एक साथ एकत्र हों। हम सबको याद आता होगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के द्वारा निर्देशित वह चाणक्य धारावाहिक, उसमें एक स्थान पर चाणक्य का वह कथन हम सबके मानस पर अंकित है, जब उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्र का दुर्भाग्य यह है कि दुर्जन शक्ति बहुत जल्दी संगठित हो जाती है, लेकिन सज्जन शक्ति सदैव बिखरी हुई रहती है, सज्जन शक्ति संगठित नहीं होती। मुझे लगता है कि आज का यह नर्मदा साहित्य मंथन वैसी ही सज्जन शक्ति के संगठन का एक उपक्रम है। रचना कर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अनेक विषय ऐसे थे जिन्हें विमर्श से बाहर रखा गया। आप सब ने इस कार्यक्रम के निमंत्रण में, जिसे साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश और विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था, उसमें विषय सूची और वक्ताओं के नाम देख करके आपको आभास हुआ होगा कि अरे, हमको साहित्य जगत में काम करते हुए इतने वर्ष हो गए, विमर्श के इस तरह के विषय तो पहले कभी सुनने में नहीं आए। स्त्री विमर्श के नाम पर हमने पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग के बीच में भेदभाव पैदा करने के अनेक कुचक्र देखे, जिसको आंग्ल भाषा में वल्गरिटी कहा जाता है, जिसे सांस्कृतिक विकृति और विकृति के अलावा अनेक विशेषण दिए जा सकते हैं। ऐसा सब कुछ साहित्य के नाम पर हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि विशुद्ध सांस्कृतिक और वैचारिक अधिष्ठान को अपने मानस पर अंकित करके इन सभी क्षेत्रों में, जिसे हम संस्कृति, कला और साहित्य का क्षेत्र कहते हैं, इन क्षेत्रों में पुनः पुनः अब आवश्यकता अनुभव हो रही है कि इस सज्जन शक्ति को एक जाजम पर आकर के बैठ जाना चाहिए। परम श्रद्धेय जयनंद कुमार जी के परिचय में आप सब इस समय यहां पर्दे पर भी देख रहे होंगे और आगे उनके परिचय में हम सब सुनेंगे भी। उन्होंने विशुद्ध साहित्य सेवा करते हुए साहित्य कर्मी के रूप में और एक समाज सेवी और मां भारती के भक्त के रूप में कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से वामपंथियों की कलुष कथा को घटते हुए देखा है। जिस हत्या की राजनीति को हम सब केवल अखबार की खबरों की 4 लाइन मान करके और छोड़ देते हैं, उसे अत्यंत निकट से देखने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। और इसकी ऐसे मनीषियों से जब हम सुनेंगे, स्त्री विमर्श को लेकर के, उसके भारतीय प्रतिमानों को लेकर के डॉक्टर कविता भट्ट जी बात करेंगे, डॉक्टर राहुल अवस्थी जी बरेली से आए हैं, ग्वालियर से हमारे मध्य बंधु रामकिशोर उपाध्याय जी इस समय कविता के मंच पर जिस प्रकार की चुटकुलेबाजी और फुहड़ता परोसी जा रही है, उसके समक्ष विशुद्ध कविता को खड़ा करने का एक उपक्रम इसी मंच से संपन्न होगा। इसी मंच से अनुसूचित जाति के उन प्रश्नों पर समरसता के परिप्रेक्ष्य में विचार होगा जो इन दिनों समाज में विघटन का कारक बन रहे हैं दलित विमर्श के नाम पर। बंधुवर लक्ष्मण मरकाम जी इस सदन में उपस्थित हैं, वे इन प्रश्नों पर बात करेंगे। राजेश लाल मेहरा जी इन प्रश्नों पर बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी अनुसूचित जनजाति के उन प्रश्नों की जिसके संदर्भ में अनेक भ्रांतियां साहित्य धर्मियों के मन में है, और इसलिए उन भ्रांतियों के समाधान के लिए भी हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। इसलिए मेरी बहुत करबद्ध प्रार्थना अपने दोनों समूहों से, नवागत पत्रकार विद्यार्थियों से ज्यादा है, और साहित्य धर्म में अनवरत लगे हुए रचना कर्मियों से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम सब समय का ध्यान रखते हुए किसी भी सत्र को छोड़े नहीं। थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं बन रही है, संख्या कुछ कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, ये सब क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम सब कार्यकर्ता भाव से अव्यवस्थाओं को शिरोधार्य करते हुए प्रयास किया जाएगा कि कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई न्यूनता रहती है तो दोनों आयोजक संस्थाएं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की ओर से और विश्व संवाद केंद्र की ओर से मैं अग्रिम क्षमा याचना कर लेता हूं। हम सब एक साथ मिलकर एक परिवार के परिजन बनकर के इस 3 दिन के सारस्वत अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। इस यज्ञ में हम सब की आहुति किस किस रूप में होने वाली है, संभवतः अभी प्रारंभ में हमको पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में, जैसा शंभू मनहर जी प्रारंभ में बात करते हुए कह रहे थे कि आने वाले लंबे समय तक, दशकों तक, शताब्दियों तक संभवतः इस मंथन से निकले हुए नवनीत की चर्चा सभी क्षेत्रों में होती रहेगी। ऐसी अपेक्षा के साथ
मैं दोनों आयोजक संस्थाओं की ओर से इस सदन में उपस्थित आप सबका विनम्र स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और साथ ही मंचासीन अतिथियों को भी प्रणाम करते हुए उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम जैसा उन्होंने कहा, विकास जी ने, कि व्यवस्थाएं जमते जमते जम रही हैं और ये अनंत प्रवाह यहां से आज जो आरंभ हो रहा है ये लगातार चलता रहेगा, यह भी जमते जमते जमेगा। तो कल मुझे पता पड़ा कि मुझे यहाँ अध्यक्षता करनी है, तो मैं आज उपस्थित हूं। कुछ बात रखनी है तो मैं रख रहा हूं। कल एक जिस समय ये बात आई तभी एक कहानी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी। दुनिया सोशल मीडिया की है और विमर्श बहुत ज्यादा वो भी प्रभावित कर रहा है, तो मेरे दिमाग को उसने प्रभावित किया। सुकरात की घटनाक्रम छोटा सा, कि वो कहीं जा रहे थे, बहुत उलझे हुए थे, उनको बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ चाहने की, बहुत कुछ पढ़ने की बहुत इच्छा थी उनकी, और वो उसके लिए दिन रात भिड़े रहते थे और संतोष नहीं होता था। जब निकले हो तो उनको देखा कि एक बच्चा है कोई, और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक लोटा है और रो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तू रो क्यों रहा है, क्या बात है? तो बोले, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये समुद्र का पानी मेरे लोटे में आ जाए और ये आ नहीं रहा है। मैं कोशिश करता हूं, बार बार छलक जाता है, भर जाता है, पर वो लोटे में वो नहीं समा रहा है। सुकरात को ध्यान में आया कि जिस रात, कल रात से और इतने दिनों से मैं जिस उलझन में था, उसका जवाब तो इसने दे दिया मुझे। इस संसार में, इस सृष्टि में जितना ज्ञान और सारा भंडार है, इसको मैं मेरे छोटे से लोटे में नहीं भर सकता हूं। उसने उसके चरण छू लिए, सुकरात ने उस बालक के, और फिर उसको समझाया धीरे धीरे कि नहीं बेटा, ये समुद्र बहुत बड़ा है, इसमें नहीं आ सकता है, इसमें पानी कैसे आएगा, सारा करके बताया उसने। बच्चा समझ गया और फिर वो खड़ा हुआ, और जब तक सुकरात अपने कुछ तंद्रा में थे, उस बच्चे ने वो लोटे को समुद्र में फेंक दिया। फिर उन्होंने पूछा कि लोटा क्यों फेंक दिया? तो बालक बोला कि जब उसमें आ ही नहीं सकता है लोटे में समुद्र का, तो फिर मैंने सोचा कि इसको समुद्र में डाल देता हूं। तो फिर सुकरात ने उसके पैर छुए। मेरे दूसरे जो भी चल रहा था मेरे दिमाग में, उसका भी समाधान तुमने कर दिया। किस अथाह सागर में अपने आप को विलीन कर दे तो कुछ हम उसमें से मोती चुन पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मंथन है, हम सब, हमारी सबकी सीमाएं हैं, छोटी छोटे हमारी बुद्धि है, बहुत बड़ी नहीं है। किसी की थोड़ी ज्यादा होगी, किसी की थोड़ी कम होगी, पर उस अनंत के सामने तो हम 0.0001% भी नहीं है। सारा हम हमारे दिमाग में भर नहीं सकते, सारा हम समझ नहीं सकते, सारा हम रख नहीं सकते, पर हम अगर उसमें डुबकी लगाएं, उसमें अवगाहन करें, तो निश्चित रूप से हमें मोती मिलेगा, अपने अपने हिस्से का मोती मिल जाएगा, अगर हम समर्पण भाव से उस काम में लग जाएं तो। और शायद इस मंथन का उद्देश्य यही है। ये प्रवाह अनंत चल रहा है, और जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी है और विश्व संवाद ने मिलकर जो कार्यक्रम सोचा है, ये बहुत अनोखा विचार है। महानगरों से हट करके नर्मदा के तट पर एक छोटे से नगर में साहित्य मंथन करना और ऐसे रिस्क उठाना कि यहां तक लोगों को कैसे लाया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती इन्होंने स्वीकार की है। पर मुझे लगता है कि साहित्य को महानगरों से निकल करके और ग्रामीण क्षेत्रों में, और जहां पर वास्तव में विमर्श गढ़ा जा सकता है, जहां गढ़ा गया है, शंकराचार्य जी भी कहीं भी विमर्श कर सकते थे, नर्मदा तट पर उन्होंने किया था। तो इस नर्मदा तट पर यह काम हो रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है, बहुत अभिनंदनीय है। इस प्रयास को हम सनातन, अब हम जब शुरू तो अभी किया है, अनंत काल तक चलाएंगे, ऐसा विनय जी कह रहे थे कि हम इसको एक ऊंचाई वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के कर रही है। आप सबका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा तो ये होगा। साहित्य के इस अनंत प्रवाह, जो नर्मदा जी का जैसा प्रवाह है, इसमें हम जब अवगाहन, जैसा मैंने कहा, वो करेंगे, तो जैसा यहाँ नर्मदा के पानी का गुण है, यहाँ पत्थर भी घिस घिस के और शंकर बन जाता है। आज आपने हमको वो शालिग्राम दे ही दिया है, तो हम सब भी इसमें अवगाहन करते हुए एक शंकर रूप हम प्राप्त करें, ऐसा मेरी भी कामना है सबसे। एक और बात मुझे ध्यान में आ रही है कि जो साहित्योत्सव या साहित्य
के कार्यक्रम या लिटरेचर या उससे संबंधित विषय हैं। ये केवल कविता, गीत, श्रृंगार, आठ अलंकार और छंद वगैरह वगैरह इसके दायरे को भी तोड़ करके, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद कोई श्रृंगार का ग्रंथ नहीं था, विज्ञान है, जीवन दर्शन का भंडार है, वो जीवन शैली का भंडार है, अच्छे जीवन कैसे जिया जा सकता है, और बाकी भी अपने वेद जो बाद में गढ़े गढ़े गए सब उसके बाद, और जो बने हैं सारे, और उपनिषद है, पुराण है, ये हम साहित्य में गिनते हैं। पर इसकी सीमा में केवल ये आठ अलंकार ये और केवल छंद कुछ दोहे ऐसा नहीं है। तो ये विज्ञान भी एक इसका फील्ड है साहित्य का। साहित्य ने उस दिशा में भी काम करना है। स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ कहा, और स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्म की ऊंचाइयों को पाया, साथ में विज्ञान को भी दिशा दी। इसके सबके उदाहरण में उपस्थित हैं। तो साहित्य इन सीमाओं में बना न रहे, विज्ञान का भी एक विमर्श उसमें खड़ा हो। इतिहास, जैसा हमने कहा कि इतिहास में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिखा गया, यह भी साहित्य का ही क्षेत्र है। कला है, राजनीति है, यानी साहित्य केवल कुछ कवियों का या कुछ लेखकों का या कहानी लिखने वालों का इनका उत्सव न होकर के ये इन सब क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में लिखने वाले, पढ़ने वाले, रचना करने वाले और साहित्य गढ़ने वालों का एक मंथन बने, ऐसा मेरी अपेक्षा भी है। हम सबका विचार भी यही था कि हम इस दिशा में इसको ले जाएंगे। तीसरा, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के बीच का एक बौद्धिक जुगाली बनकर न रह जाए, ये भी इसमें विचार आया था। और ये कि साहित्य मंथन या साहित्य उत्सव है, कुछ साहित्यकार, कुछ लेखक इकट्ठा हो गए और कुछ अपने पुस्तकों की चर्चा करने लगे, इतना न बने। ये जन सामान्य की आवाज बने, यानी युवाओं की, महिलाओं की, और जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है, उनकी बात उनकी शैली में उन तक पहुंच कैसे सकती है। जिनको हम साहित्य में एक बड़ा नाम अपन सब गिनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उन्होंने कोई बहुत कठिन शब्द नहीं रचे थे, बहुत क्लिष्ट साहित्य नहीं रचा था, पर रामायण को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी। मीराबाई क्या भूमिका थी, तो बहुत अधिक सीमाओं में बंधा हुआ या बहुत ऐसा साहित्य उन्होंने रचा, पर ये जो बात वो पहुंचाना चाहते थे, जिन तक पहुंचाना चाहते थे, उनकी शैली में, उनकी बोली में और उनके तरीके से उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये साहित्य का जो मूल उद्देश्य है, जन जन तक जन जन की बात और सही तरीके से पहुंच जाए और सही दिशा समाज को मिल जाए, ये इसमें साहित्य का विमर्श ऐसा हम सब खड़ा करने का, इस सब साहित्य उत्सव के जो साहित्य मंथन जो हमने नाम दिया, इसमें ऐसा विचार था। एक और बात कि पिछले 70, 80, 200 सालों में साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में बहुत कुछ दिशा भ्रमित करने के प्रयास हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। पर ये साहित्य मंथन जो हमारा है, ये साहित्य के उन सारे लोग जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं या देश के शत्रु हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, इनकी प्रतिक्रिया में न होकर के एक बड़ी लाइन खींचना। नंद कुमार जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम बड़ी लाइन खींचें, सकारात्मक बातों से, सकारात्मक विचारों से पूरे समाज को, सारे वातावरण को हम भर दें, ताकि नकारात्मक अपने आप ही खत्म हो जाए और वो पर्दे के पीछे चला जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो बड़ी लाइन खींचने का ये प्रयास हो, ऐसा कुछ अपेक्षाएं और आशा रखते हुए और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इस मंथन में आए हुए सभी सुधी जन, भाइयों बहनों, मंच पे विराजमान आदरणीय अध्यक्ष मालवा प्रांत के माननीय सह प्रांत कार्यवाह श्रीमान विनीत नवाथे जी, साहित्य परिषद के अध्यक्ष आदरणीय विनोद दवे जी,
माननीय दिनेश गुप्ता जी और सभी जनों को मेरा विनम्र नमन। नर्मदा तट पे मां नर्मदा केवल मध्य प्रदेश के लोगों से या मालवा के या इंदौर के लोगों के मां नहीं है। मैं केरल से हूँ, केरल के लोगों का भी मां। केरल से एक बच्चे पैदल चल के इधर नर्मदा तट पर अमरकंटक में आकर उनके गुरु को ढूंढा, गोविंद गुरु को मिले। वो केवल माहिष्मति या महेश्वर उनके शास्त्रार्थ के मंच नहीं था, उसके पहले उनका सही अद्वैत दर्शन वेदांत के गहराई में जाने के लिए गुरु को ढूंढने के लिए इधर आना पड़ा। उस प्रकार से उनके विद्या के एक स्तर के ऊपर का विधिवत प्रारंभ और उसके साकल्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के अनूठी प्रकृति, थोड़ा सा हिंदी ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा हूं बीच बीच में, अनूठी प्रकृति ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, अनूठी प्रकृति को भी दर्शाते हैं। इसलिए मां नर्मदा जी के तट पर आने का ये मौका मैं एक ईश्वर कृपा अनुग्रह ऐसा मानता हूं। आप लोगों ने इस विचार मंथन के लिए जो जगह ढूंढ लिया, इसके महत्व पहले ही बताया है। स्वागत भाषण में भी, अध्यक्षीय भाषण में भी ये सब आ चुके हैं। वैसा आपने मेरा परिचय करने के समय तो बताया, इसका पूरा उद्देश्य बताना है, ऐसा लक्ष्य बताना है ऐसा है। लेकिन स्वागत भाषण में भी छोटा है तो भी, अध्यक्षीय भाषण में भी इसका पूरा उद्देश्य आपके सम्मुख रख गए। इसके अलावा एक भाषण की जरूरत है क्या, ऐसा मुझे लगता नहीं सही में, लेकिन कार्यक्रम रखे है और बीज भाषण ऐसा लिखा भी है, इसलिए तो कुछ न कुछ बताना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान है महेश्वर या इस क्षेत्र। ये क्षेत्र केवल काव्य, नाटक, साहित्य इसका नहीं है। अभी जो बता रहे थे द्विवेदी ने, इसी क्षेत्र में शकवर्ष का आरंभ हुआ, इसलिए वैज्ञानिक परंपरा से ही जुड़े हुए, वैज्ञानिक साहित्य से ही जुड़े हुए स्थान है। आदि शंकराचार्य जी का जो बात उल्लेख आए हैं, मैंने भी बताया। उन्होंने पहले प्रयाग में गया था, उनका जो एक प्रकार का जो डिबेट प्रारंभ करने के लिए, बहस प्रारंभ करने के लिए, अद्वैत वेदांत को पूरे विश्व में सिद्ध करने के लिए उन्होंने वहां ढूंढा। इसलिए कुमार भट्ट यानी पूर्व मीमांसा के सबसे महान अधिकारी वो वहां है। ऐसा श्लोकार्थ कृतिका वगैरह लिखे हुए कुमार भट्ट जी को मिलने के लिए। लेकिन पहुंचते आप सभी को मालूम है, वो आग में प्रवेश करने का या एक प्रकार से प्रायश्चित के रूप में बुद्ध मतानुयायियों के बीच में झूठे आइडेंटिटी रखकर प्रवेश करके पूरे उनके शास्त्र सीखकर उनको बहस के द्वारा पराजित करने का काम किया। लेकिन उसमें झूठ बताया है, पाप किया है, ऐसा पाप बोध से उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए अग्नि प्रवेश कर रहे थे, लगभग प्रवेश कर चुके थे। कुमार भट्ट जी ने भी उनको बताया। सही में मैं आपके बारे में सुना है, आपके बहुत सारे कृतियों के बारे में, साहित्य कृतियों के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में मैंने सुना, पढ़ा। उसके एक टिप्पणी लिखने का, इसके एक कमेंट्री लिखने का विचार मेरे मन में था, लेकिन इस बीच में ये सब आ गए, इसलिए मेरे को ये पूर्ण कर नहीं सकता है। आपसे चर्चा बहस करने का, शास्त्रार्थ करने का भी इच्छा थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात करिए, मेरा शिष्य माहिष्मति में, महेश्वर में मंडन मिश्र है, उनके साथ आप विचार विमर्श कर दीजिए वहां जाने के लिए। ऐसा उन्होंने कराया, हम सभी को मालूम है। हमारे दर्शन
दर्शन का, भारतीय दर्शन का, भारतीय साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात शंकराचार्य और मंडन मिश्र के वो बहस से, शास्त्रार्थ से हमको मालूम होता है। क्योंकि एक व्यक्ति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह या दुराग्रह से बिना या उससे मुक्त होकर ही नैतिक और बौद्धिक संवाद एवं द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति की प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ भारतीय पद्धति या परंपरा में ज्ञान प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी नवाते जी ने अभी बताया है, स्वागत भाषण में बताया था पहले, यहाँ एक प्रकार का एक पद्धति आज चल रहा है, उसमें सब प्रकार के पूर्वाग्रह है। आप अगर इवनिंग टाइम के डिबेट, टीवी डिबेट में गया है तो वहां बैठे हुए वो नियंत्रण करने वाले जो वो है डिबेट का जो व्यक्ति, चैनल के जो व्यक्ति, वो भी पूर्वाग्रह से बैठे हैं। वो पहले ही तय कर चुके हैं, भारत ने यूक्रेन में बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है, कर नहीं सकते, डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा फेलियर है, ऐसा विचार रहकर ही वो चर्चा प्रारंभ करते हैं पूर्वाग्रह। वो सिद्ध करने के लिए इतना दुराग्रह भी है, एक स्टबर्ननेस, ये दोनों भारतीय विचार पद्धति में बिल्कुल नहीं है। शंकराचार्य जी को वो नहीं था, एक प्रकार से मंडन मिश्र को भी नहीं थी। मंडन मिश्र जी चर्चा जब शुरू करने के समय उन्होंने भी वो करके दिखाया एक प्रकार से, क्योंकि जज के रूप में, इसके पीछे की कहानी दूसरा है, क्योंकि एक बच्चे जैसा व्यक्ति है, मैं बुजुर्ग, आयु में भी बुजुर्ग है, ज्ञान में भी बुजुर्ग है, ऐसे मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक बच्चे आए हैं, इसलिए उनके लिए कुछ एक प्रकार से एक लीनियंसी के रूप में उन्होंने बताया, ऐसा है तो आप तय कर दीजिए जज को, हमारे शास्त्रार्थ के जज करने के व्यक्ति को आप तय कर दीजिए। शंकराचार्य जी को मालूम हो गया ये कहने का कारण है, इसलिए उन्होंने बताया आपके श्रीमती धर्मपत्नी उभय भरती, हमारे सोच में सरस्वती देवी का अवतार ऐसा मानते हुए ऐसे उभय सरस्वती को उन्होंने बताया। देखिए वो परंपरा दोनों के बीच में ऐसा नहीं, किसी को भी आप तय कर दीजिए, तय करना है तो आपके श्रीमती को तय कर दीजिए, ऐसा दूसरा विश्वास और मत है। सो पूर्वाग्रह भी नहीं, पूर्व एक प्रकार से एक दुराग्रह भी नहीं, उस प्रकार का इंटेलेक्चुअल डेलिबरेशन डिबेट, ये भारतीय परंपरा, उस प्रकार के एक तर्क पद्धति, वो केवल डायलेक्टिक्स नहीं, द्वंद्वात्मकता नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा उभर कर एक सृजनात्मक चर्चा के जो पद्धति से इसके परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए स्थान तीर्थ बन गया, महेश्वर इसलिए तीर्थ ऐसा कहते हैं, ये तीर्थ में बैठकर विचार विमर्श किया, केवल शंकराचार्य और मंडन मिश्र नहीं है, बहुत सारे हजारों से लाखों विचारकों ने यहां आकर विचार विमर्श किया। शंकराचार्य जी ने ही तीर्थ के महत्व के बारे में बताने के समय इस बहस के अनोखी परंपरा के बारे में भी बताते हैं। तीर्थे तीर्थे निर्मलम योगी वृंदम, वृंदे वृंदे ब्रह्म तत्वानुवादम, वादे वादे जायते तत्वबोध, बोधे बोधे भास्यते चंद्रचूड़ा। तीर्थे तीर्थे निर्मलम योगी वृंदम, प्रत्येक तीर्थ में निर्मल शुद्ध पवित्र योगी लोग, योगी यानी सही अच्छे विचारक, ऐसा समझने की आवश्यकता है। अच्छे विचारक लोगों को सही अर्थ में विचार करने वाले लोग, कौन से विचार करना चाहिए ये भी वेद में बता है। हमारे पहला साहित्य ऐसा कर सकते हैं, हमारे साथ हमेशा रखने लायक, साहित्य का अर्थ क्या है, साथ में हमेशा रखने लायक वो साहित्य है। इसलिए वेद पहला जो साहित्य कहते हैं, वो वेद में राष्ट्र के बारे में बताने के समय भी ये बात बताया है, निर्मल योगी वृंद, वो लोगों ने पूरे विश्व के भलाई के लिए तप किया यानी विचार किया, वो तप से श्रेय चैतन्य राष्ट्र यानी भारत ऐसा राष्ट्र उत्पन्न होने के पीछे का जो विचार, इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक विचार। उस प्रकार के सृजनात्मक विचार जहां होते हैं उसको कहते हैं तीर्थ। ऐसे एक तीर्थ में हम सब मिलकर
विचार करने के लिए आए, उससे शंकराचार्य से जुड़े हुए ये क्षेत्र, कितने भी साहित्य उन्होंने इस नर्मदा मैया के तट पे बैठकर, उसका जो केवल नर्मदा अष्टक नहीं, उससे भी अलग अलग प्रकार के साहित्य कृतियों ने उन्होंने हम किया। इस क्षेत्र का और भी महत्व है, ये भी आप लोगों को मालूम है मेरे से भी ज्यादा। यहाँ मां सरस्वती प्रत्यक्ष विराजमान थे। धार के शारदा देवी, सरस्वती देवी, आज वो सरस्वती की मूर्ति वहां है क्या पता नहीं, लेकिन जी लंदन में है, अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन वो लाने के लिए भी एक प्रकार का एक सहयोग या के एक भूमिका यहाँ के साहित्यकार बुद्धिजीवी लोगों ने एक क्रियात्मक ढंग से, सृजनात्मक ढंग से करने की आवश्यकता है। ये भी यहाँ विचार होने की आवश्यकता है। ऐसे सरस्वती मैया के स्थान पर हम आए, बताने की जरूरत नहीं है। सरस्वती और दुर्गा और लक्ष्मी तीनों त्रयी, शक्ति त्रयी कहते हैं। यहाँ भारतीय माँ के बारे में, सरस्वती मैया के बारे में और इसके साथ साथ हमारे यहाँ के देवी के बारे में बताया था, लेकिन मैं दूसरे त्रयी के बारे में बताऊं, शक्ति त्रयी। माँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान थे अहिल्या भाई होलकर, माँ दुर्गा के रूप में विराजमान थे यहाँ उन्होंने। साथ ही साथ संस्कृति को, हमारे यहाँ के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने काम किया है। इसलिए इंदौर जैसा एक छोटे गांव, छोटे छोटे गांव आजकल पूरे विश्व के नजर वहां आते हैं। केवल सबसे क्लीन सिटी इस रूप में भी नहीं है, सबसे अच्छे प्लान्ड सिटी के रूप में अच्छे सिटी ऐसा बन गए। ऐसा अहिल्याबाई होलकर केवल इंदौर के लिए नहीं है, पूरे भारत के हिंदू संस्कृति के, हिंदू धर्म के धावन के लिए काम किए हुए लक्ष्मी जी। और एक और है इस जिला, इस क्षेत्र, माखनलाल चतुर्वेदी जी के पुष्प के अभिलाषा लिखे हुए महान देशभक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जन्म से भी पवित्र है। ऐसे स्थान चुनने के लिए मैं मालवा के इस कार्य करने वाले सभी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा एक स्थान पर कंटिन्यूअसली करने के लिए, निरंतर साहित्य मंथन करने के लिए आज सुबह हमने संकल्प लिया है, नर्मदा मैया के पूजा करके संकल्प लिया है। अगले बार भी करेंगे, आने वाले समय पर भी करेंगे। विचार के, नैरेटिव के एक नया दिशा, भारतीय दिशा देने का ये महत्वपूर्ण काम हम आगे बढ़ाएंगे। साहित्य, नर्मदा के महत्व हमको समझ में हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने चर्चा किया है। साहित्य के महत्व के बारे में थोड़ा मैंने पहले श्लोक में, रघुवंश के पहला श्लोक में साहित्य का ही लक्षण बताया। शब्द और अर्थ, वाक और अर्थ साथ में रहना रहते हैं कहा, उसको कहते हैं साहित्य। यानी शब्द कुछ और अर्थ और कुछ, वो अच्छे साहित्य। आज के जो चर्चा ऐसा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ साहित्य का निर्वचन, साहित्य का शब्दार्थ ही वही है जहां शब्द और अर्थ साथ में रहते हैं। हमेशा हमारे साथ में रखने लायक कुछ चीज क्या है, उसको साहित्य कहते हैं। ये हमारे विचार है, भारतीय विचार है। भारतीय स्वत्व के आधार पर जो विचार बनते थे, इसको कहते हैं सही साहित्य। इस साहित्य के ऊपर सतत मंथन करने के लिए हमने तय किया है। सतत मंथन, ये भी मुझे अच्छा लगा नाम, मंथन। आजकल लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, मेला होते हैं, उत्सव होते हैं, कुछ जगह पर साहित्य का ट्रेड भी होते हैं, इसका जो बेचने का जो क्रम भी चलते हैं, मार्केट, साहित्य का मार्केट भी चलते हैं। लेकिन हमने जो नाम दिया मंथन, मेला ऐसा दिखेगा, उत्सव ऐसा दिखेगा, क्योंकि भारतीयों के लिए सब फेस्टिवल्स है। वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग, इवन द डाइवर्सिटी इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय भारतीय लोग। मनाते हैं, विविधता को मनाने वाला, उत्सव के जैसा सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। लेकिन वो बाह्य दर्शन, बाहर से देखने के समय इट इज अ सेलिब्रेशन, इट्स अ फेस्टिवल, ये मेला है। लेकिन अंदर में देखने के समय ये तो मंथन है, सतत मंथन का, ये भारतीय दर्शन का एक महत्व ऐसा हम समझते हैं। मैंने जो पहले बताया, एक ज्ञान प्रदान करने का एक अनोखा एक प्रयोग है मंथन की। ये संवाद
अभी जो हम सुन रहे हैं, मैं यहां से बात कर रहे हैं, नहीं तो भाई साहब बाकी लोगों ने यहां से बात किया, आप लोग सुन रहे हैं, एक मोनोलॉग है ऐसा सही में। चर्चा है तो भी आजकल दिखते हैं एक डायलॉग है एक दूसरे से, लेकिन भारतीय संवाद पद्धति न मोनोलॉग न डायलॉग, इट इज ए मल्टीलॉग, बहुआयामी है हमारे यहाँ के संवाद पद्धति। केवल एक दूसरे से करते नहीं है, ये समाज से करते, केवल समाज ह्यूमन बीइंग से क्या नहीं, प्रकृति से भी करते हैं हमारे यहाँ के जो संवाद। इसलिए एक कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रल डायलॉग है, संवाद है, एकात्म संवाद है, एकात्म मानव दर्शन हम सुने हैं, उस प्रकार का एक इंटीग्रल वार्ता इसको कहते हैं हमारे। ये व्यापक है और सब प्रकार के, केवल मैंने जो बताया मनुष्य केवल नहीं है, सारे प्रकृति के साथ संवाद करने का पद्धति। इसके साथ साथ यहाँ केंद्र में किसको रखते हैं, हम तो आगे भी ये चलाते हैं, चलाने के समय हम क्या क्या सोचना चाहिए इसके बारे में थोड़ा मेरे दिमाग में क्या क्या आ गया वो मैं देखने के लिए कोशिश करूंगा। धर्म को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धर्म ये कहने के समय तुरंत कुछ लोगों के मन में रिलीजियन शब्द आ जाएगा, हम पूजा किया है ना इसके बारे में कर रहे, ऐसा नहीं। धर्म को एक व्यापक अर्थ है, हमारे मजहबी अर्थ कल्पना के ऊपर है। हिंदी भाषा में मुझे लगता है आप लोगों ने भी सोचना, मैं हिंदी से नहीं, हिंदी भाषा के तज्ञ नहीं हूं, आप लोग सोचना चाहिए ये रिलीजन के लिए क्या शब्द कहना है। मुझे लगता है रिलीजन ही कहना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप मजहब कहिए ठीक लगते हैं तो, नहीं तो मत ही कर दी। मेरा मत है, ईश्वर और मेरे साथ का जो संबंध का मेरा मत का नाम है मत, यानी मजहब या रिलीजन। धर्म यानी वहां अनुष्ठान या पूजा पद्धति का कोई स्थान नहीं, सही में धर्म यानी जोड़ने वाला, दैट व्हिच होल्ड्स अस टुगेदर। हम सभी को किसी भी मजहबी विचारधारा के हो, लेकिन सभी को साथ जोड़कर रखने का वो विशाल चिरंतन तत्व को कहते हैं धर्म। इट इज एन एटर्नल लो, इट्स एन एटर्नल लो। ये धर्म को जोड़कर रखने का तत्व को केंद्र में रखकर हम आगे जाना चाहिए। एक वरिष्ठ श्रेष्ठ एक विचारक है भारत के अंदर, केरल में प्रांत प्रचारक रहे, बाद में भारत के बौद्धिक प्रमुख रहे, अनेक भाषा के विद है। बताने के समय ही यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों को नाम मालूम हो गया, रंगाहरि जी। रंगाहरि जी इस धर्म को समझाने के लिए एक सुंदर कल्पना रूपक करते हैं। वो कहते हैं पहले यानी ब्रह्म कैसा था, ब्रह्म से सब हुआ, हमारा विचार है ना। ये ब्रह्म एक चुंबक के रूप में था, एक मैग्नेट के रूप में, ऐसा समझ लीजिए। और दिस मैग्नेट रोड, ये चुंबक को अनेक भाग में कट दिया। अगर दो कट दिया है तो भी ये दोनों दो प्रकार से रखा है, तो यहाँ के विज्ञान के छात्रों को मालूम है, तुरंत वो आकर्षण करते हैं। एक होने का प्रवृत्ति उनके अंदर। अगर कितने भी माइन्यूट पार्टिकल्स में, सूक्ष्म भागों में इसको बांट दीजिए, एक पेपर के ऊपर ये पाउडर रख दीजिए, तुरंत क्या होता है, वो तुरंत इसके स्वाभाविक एक प्रवृत्ति ऐसा है, हम बात किया है एको हम बहुश्याम, हम पहले एक था लेकिन बहु हो गया। लेकिन उनका जो लक्ष्य क्या है, हमेशा मन का जो मकसद क्या है, वो एक होने का लक्ष्य विचार रहता है, इसको कहते हैं धर्म। अगर हम अलग अलग हो गया है तो भी अंततो गत्वा वी मस्ट बी वन, एक होने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ के विचार सही में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने से भी ज्यादा यूनिटी बीइंग मैनिफेस्टेड एज डाइवर्सिटी। ये यूनिटी है, एकता है, ये एकता अनेक रूप में अभिव्यक्त हो गया है। अंत में ये सब एक होने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारे यहाँ के बहस के विचार मंथन का जो प्रवृत्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बताया था, छोटे सत्य से उच्चतर सत्य के ओर चलना, यानी झूठ से सत्य की ओर चलना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हमारे भारत के लोग ऐसा नहीं कहते, इसको कहते हैं लंबा लाइन। हमारा जो लंबा लाइन क्या है, फॉल्सहुड से राइट के तरफ जाना, यानी झूठ से रॉन्ग से सत्य के तरफ जाना, ये नहीं है। सत्य है सब, छोटे सत्य होंगे, इसको बड़ा उच्चतर सत्य के ओर, पर ब्रह्म के ओर ले जाने का आवश्यकता है।
और इस संवाद मंथन प्रक्रिया का उद्देश्य किसी वाद को सिद्ध सबके ऊपर सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये जानने के लिए है और अन्य लोगों को जानकारी देने के लिए है। To know and let others know, that is our motto. Not to fight each other. ये संवाद किसी और को पराजित करने के लिए नहीं है, स्वयं जानने के लिए है और अन्य लोगों को जानकारी जाने देना, इसके लिए अवस्था तैयार करने के लिए है हमारे ये। और अंतिम लक्ष्य, हमारे यहाँ के विचार का अंतिम लक्ष्य, सा कला या विमुक्तये, सा साहित्य या विमुक्तये, सा सरस्वती या विमुक्तये। क्या है साहित्य? साहित्य यानी मुक्ति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। इसलिए हम यहाँ जो बहुत बड़ा बहस चल रहा है, ये मैं भी कुछ छोटे लाइन के बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना, इसलिए बड़ा लाइन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं प्रगतिशील साहित्य संघ वगैरह हमेशा चर्चा करते थे कला काय के लिए, व्हाट्स इट फॉर आर्ट, आर्ट इज फॉर आर्ट से एक ग्रुप बताते हैं, कला केवल कला के लिए है, कुछ और के लिए नहीं है। दूसरे ग्रुप क्या करते हैं, कला साहित्य के लिए है। इसलिए ये आपके यहाँ भी, मेरे केरल में सबसे ज्यादा है उस प्रकार के साहित्यकार लोग हमेशा कहते हैं आप किसी साहित्य लिखा है तो कहानी हो, गीत, कविता हो, कुछ भी हो, अंत में एक लाल नक्षत्र उठना चाहिए, नहीं तो एक लाल पताका आना चाहिए, नहीं तो एक लाल नारा लगाना चाहिए। वो कहीं पर हित होगी, उनका सोच ऐसा है। अभी केरल में एक जघन्य घटना घटी, वो घटना एक शादी में दुल्हन और शादी करके ये दोनों घर पे पहुंचने के समय एक इस प्रकार के विचारधारा लोगों ने सेलिब्रेट करने के लिए है क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बॉम्ब फेंक दिया। और बॉम्ब फेंकने से वो उस ग्रुप में थे एक युवा के सर पर ये पड़े, एंड दैट बॉय वाज मर्डर, किल, वो हत्या हुई। इसके पीछे का कारण ढूंढ के कुछ विचारकों ने गया और उन्होंने कुछ थीसिस लगाया। वो थीसिस में वो कहते हैं इस प्रकार के वामपंथी विचारधारा के को थोड़ा पकड़ मिला किसी पार्टी विलेज में मिला है तो, मेरा परिचय में भी मेरा सबसे ज्यादा परिचय उस प्रकार से दिया, इसलिए बताता हूं मैं। वहां के ये वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, साहित्यकार लोगों ने बताया ये शादी यानी क्या है, सही में कन्यादान वगैरह करने के लिए कन्या या कुछ चीज है क्या, इसलिए वो नहीं। और शादी में आप दोनों के बीच में मांगल्य, वर वधू को मांगल्य सूत्र बांधना है, यह भी एक परंपरागत, एक रूठी हुई एक विचारधारा है, इसकी आवश्यकता नहीं। एक लाल माला, वो अगर अच्छे जीवंत पुष्प नहीं मिला है तो प्लास्टिक माला है तो भी चलेगा, दोनों में हार रखना। और मंत्र किंद्र वगैरह तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए वहां इनकलाब जिंदाबाद करना है। और शादी में जो कुछ धार्मिक कहो, आध्यात्मिक कहो, वो कुछ हिस्सा थी, अंश है, ये सबको हटाया। उसके जगह पर मैंने बताया ना, साहित्य में भी क्या लाना है इन लोगों का विचार। साहित्य क्यों? साहित्य समूह के लिए, समूह यानी वो भी एक अलग इंटरप्रिटेशन है उनका, समूह वो समूह के लिए होना चाहिए, शादी भी समूह के लिए होना चाहिए। इसलिए वहां मंत्र नहीं होना, माला नहीं होना, मंगल सूत्र नहीं होना। इस प्रकार से एक विशिष्ट विचार के जो मूर्तियों को हटाया उन्होंने समाज के मन से। मन शून्य हो गया तो क्या होता है? नेचर अबोर्स ए वैनिटी और वैक्यूम, ऐसा एक नियम है, यानी प्रकृति शून्यता को सहन नहीं करती। शून्यता अगर आ गया है तो कुछ भी चीज से वो भर जाएगी, भरेगी। वो भरने के लिए अच्छी चीज नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे? वो बुरे चीज से वो भर जाते। समाज के अंदर अच्छे विचार था, अच्छे साहित्य के कारण, अच्छे परंपराओं के कारण, इसको हटाने के समय अगर आप हटा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे लोगों ने हटाया है, श्री कृष्ण जी ने हटाया ना। श्री कृष्ण जी ने केवल वरुण पूजा को उन्होंने रोका, उन्होंने बताया किसको पूजा करना, पर्वत को पूजा करना, गोवर्धन को पूजा करे, वो वर्षा देते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी ने बताया। एक अच्छा विकल्प उन्होंने मन में रखा, ये लोगों ने विकल्प अच्छा नहीं रखा। इसके वजह से क्या हो गया? बुरा विचार उनके मन में आ गया। शादी के स्थान भी रागिंग का स्थान हो गया है।
आपको आश्चर्य लगेगा, ये वामपंथी विचारधारा के शहरों में आजकल, गांवों में आजकल शादी के बीच में रैगिंग होता है। रैगिंग किसको? रैगिंग आप सुने होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में जूनियर लोगों को करते हैं, यानी शादी किए हुए लोग आकर शादी करने वाले या वर और वधू, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम को रैग करते हैं। रैग करने का क्या क्या तरीका? एक तरीका ये है बोल फेंकना। दूसरा तरीका क्या है? वो दोनों बैठे के समय तो सांबार सब्जी सब बनाकर रखे होंगे बड़ा खाने के लिए, वो लेकर बाल्टी सहित इनके सर पर डालता है। ये सब हो रहे हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। दिस इज द वे इन विच नेचर अबोध से आपको शून्यता को कैसे हटाते हैं, नीचे विचारों से, आत्महत्या टेंडेंसी से, आपस में लड़ने के एक साइकोलॉजिकल रीजंस भी आते हैं। इसलिए कला कला के लिए है, कला समाज के लिए। इस प्रकार का एक प्रकार से निरुपयोगी संवाद में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य उससे भी परे है। हमारा लक्ष्य क्या है? न व्यक्ति या समाज ये मुक्ति के लिए है, सा कला या विमुक्त है। ये पाश्चात्य विचार के बारे में भी, ये क्यों आ गया, इस विचार के बारे में भी थोड़ा बहुत बताकर मैं बाकी भी कुछ बातों के बारे में रखूंगा। टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, हम सभी को मालूम है, ये पाश्चात्य साहित्यकारों में सबसे महर्षि जैसा, सन्यासी जैसा व्यक्ति है। He is considered to be a noble person. But even in his what is art, यानी कला क्या है, लिटरेचर क्या है, इसके बारे में छोटी सी पुस्तक है टॉल्स्टॉय। वो टॉल्स्टॉय पुस्तक में लियो टॉल्स्टॉय ने ऐसा इंटरप्रेट किया है, आर्ट इज फॉर प्लेजर, कला सुख के लिए है। उन्होंने जो सुख के बारे में बताया वो तो उच्च सुख होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा आर्ट फॉर प्लेजर वाज वैलिडेटेड इन रेफरेंस टू द फिलॉसफी ऑफ द ग्रीक्स एंड द एलिवेशन ऑफ ब्यूटी as legitimate criterion with which to separate good from bad art. यानी ग्रीक फिलोसफी को संदर्भ से मान्य एक मापदंड क्या है कला के? वो प्लेजर के लिए, केवल सुख के लिए, केवल सुख और कामुक भावनाओं के लिए है कला। यहाँ आए थे, ये तो उन्होंने फिलोसफी लिख कर रखा। लेकिन हिंदू और पाश्चात्य विचारधाराओं के महत्वपूर्ण फर्क, डिफरेंस मैंने पहले बताया। भारतीय या हिंदू सौंदर्य शास्त्र में सबसे महत्व रस को देते हैं। रस यानी आनंद, रसो वैसा, तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं रस है सबसे चिरंतन, एटर्नल थिंग, वो आनंद है, सुख नहीं। सुख एक नीचे स्तर का है, इसके ऊपर का आध्यात्मिक आनंद के लिए है, उसको कहते हैं रस। ये रसानुभव आत्मबोध ब्रह्मानुभव के साथ, ये दोनों एक जैसा है, नहीं तो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारे साहित्य और कला के द्वारा हमको पाना है रसानुभव, और रसानुभव से के द्वारा वी मस्ट रीच दैट ब्रह्मानुभव। ये हमारे साहित्य का मूल कल्पना है। आनंद की खोज करना, वो खाज अंततोगत्वा, अल्टीमेटली वो आध्यात्मिकता की खोज है, और परमात्मा से योग करना, ये आत्मबोध के लिए हमारे यहाँ साहित्य निर्माण सृजन होते। अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं, मतलब सामान्य प्लेजर नहीं, आध्यात्मिक आनंद है हमारे यहाँ का जो लक्ष्य। इसलिए इस महत्वपूर्ण लक्ष्य रखकर साहित्य सृजन करने के कारण हम सामान्यतः कौन लिखा है, कौन ने बताया है, इस प्रकार कहीं पर लिखा नहीं। ये लिखने वाले लोगों के मन में उस प्रकार के प्रसिद्धि, ये प्रचार, ये सब पहले से ही हटाया है, इसलिए वो तो लिखते रहते हैं बाकी लोगों को भी सुविधा के लिए। ऐसा है, we were not writing for prayers, but we were writing, और पूर्वजों ने श्रेयस के लिए लिखते थे। श्रेयस था हमारे यहाँ के मुख्य उद्देश्य। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि यानी सृजन, साहित्य सृजन से एक प्रकार के सुंदरता का एक अनफोल्डमेंट होते हैं। वो अनफोल्डमेंट के द्वारा एक प्रकार से इस आनंद की खोज, मैंने पहले ही बताया, इसको थोड़ा जिराइज करके बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आत्माभिव्यक्ति और आत्मबोध के तरफ ले जाने के लिए हमने साहित्य कर रहे। ये तो महर्षि अरविंदो
आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों ने आधुनिक काल में भी भारतीय साहित्य का महत्व के बारे में लिखने के समय, लेटर ऑन हमारे माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भी कला और साहित्य के बारे में विचार दर्शन करने के समय ये ब्रह्मानुभव और रसानुभव के बात करते हैं। एक व्यक्ति के मैंने 2-3 लोगों के बारे में बताया, केवल एक व्यक्ति के, समय की कमी के कारण एक व्यक्ति कैसे कला, ग्रेटनेस ऑफ लिटरेचर के बारे में बताया। लियो टॉल्स्टॉय एक ही महापतंग बताया, प्लेजर के लिए है, यानी सुख, सामान्य सुख के लिए है। लेकिन अरविंदो ने जो बताया ग्रेटनेस ऑफ ए लिटरेचर, सॉरी मैं ओरिजिनल से कोट कर रहा हूं, आई एम कोटिंग, द ग्रेटनेस ऑफ ए लिटरेचर lies first in the greatness and worth of its substance. विषय वस्तु की महानता और मूल्य किसी भी विषय के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो विषय वस्तु की महानता ये चाहिए। फिर क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ इट्स थॉट, विचार के मूल्य दूसरा। तीसरा आते हैं द ब्यूटी ऑफ इट्स फॉर्म्स, रचना के सुंदरता, यानी इसका स्ट्रक्चर का, किसी भी साहित्य, कहानी हो, कविता हो, इसका जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स की सुंदरता। इसके साथ साथ वो कहते हैं बट ऑल्सो इन द डिग्री ऑफ विच सैटिस्फाई द हाईएस्ट कंडीशंस ऑफ द आर्ट ऑफ स्पीच, यानी वक्तृत्व के, कला के, बताने के, रचना के, केवल वक्तृत्व नहीं, रचना के, वो कला के जो हाईएस्ट कंडीशन, उच्च स्थिति। क्या है इसका उद्देश्य, ब्रिंग आउट एंड रेज द सोल एंड लाइफ, यह है महत्व। आत्मा और जीवन को ऊपर उठाने के लिए कैसा काम करते हैं, इसके आधार पर इसका ग्रेटनेस हम तय करते हैं। केवल मौजूदा व्यक्ति या मौजूदा सामाजिक जीवन के बारे में नहीं, एक एज, एक युग को, एक कालखंड को ऊपर उठ सकते हैं क्या, एक कल्चर, संस्कृति को और बढ़ा सकते हैं क्या, कौन लिखना चाहिए, कौन करना चाहिए, इसके बारे में भी अरविंदो कहते हैं through the genius of its greatest or most sensitive representatives of spirit, सबसे अच्छा संवेदनशील और प्रतिनिधि मन, ये सब करना चाहिए। जीनियस, वो प्रतिभा, ये करना चाहिए। वाल्मीकि ऐसा एक प्रतिभा थी, ग्रेटेस्ट सेंसिटिव पर्सनालिटी थी, इसलिए उन्होंने क्रौंच मिथुन के जो दुरंत को देखकर, कष्ट देकर, उनके अंदर से मां निषाद प्रतिष्ठा, ऐसा कविता श्लोक आ गया, वो श्लोक सबको मालूम है। लेकिन स्वाभाविक ढंग से कविता कैसे बाहर आ रहे, साहित्य कैसे बाहर आ रहे, इसका निदर्शन है दूसरा श्लोक। वो दूसरा श्लोक कितने लोगों ने याद किया है मुझे मालूम नहीं, रामायण के सिद्ध लोगों को मालूम होता है। वो कहते हैं एक प्रकार से मेरे मुंह से निकले हुए ये कविता, मां निषाद प्रतिष्ठा, ये श्लोक श्रुतिबद्ध रूप में, संगीतबद्ध तरीके से मेरे मुंह से निकले हुए ये शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा, ऐसा उन्होंने उनका एक प्रकार का डाउट, शंका रखते हैं शिष्य भरद्वाज को। इस प्रकार का स्वाभाविक कृति अगर बाहर आना चाहिए तो ग्रेटेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव रिप्रेजेंटेटिव माइंड ये लिखने की आवश्यकता है। पहले ही बताया है हमारे यहाँ के साहित्य का एक विशुद्ध परंपरा वेदोपनिषद से प्रारंभ होकर पुराणों से ऐसे आगे जाने का वो सभी साहित्य कृतियों का उद्देश्य ही था। एक प्रकार से अगर बताए तो ये साहित्य कृतियों का भी उद्देश्य उत्तिष्ठता, जागृता, प्राप्यवरानुभूति था, वही जगाने के लिए और तैयार करने के लिए, लक्ष्य तक जाने बिना, पहुंचने बिना वापस ना आना चाहिए, उस प्रकार के प्रेरणा देने वाले ये साहित्य कृति हमारे यहाँ आए। एकत्व को समझना सही ढंग से और उसके आधार पर जागृत होना, आगे बढ़ना, इसलिए हमारे यहाँ के साहित्य कृति पूरे भारत में एक जैसा प्रचलित हो गया। वेद का जो, वेदों का, उपनिषदों का महत्व पूरे भारत में एक जैसा ही है। कुछ लोग कहने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ के साहित्य कृति, संस्कृत के साहित्य कृति सब उत्तर भारत में ही था, यह नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर आप रामायण के बारे में देखा है तो आप इसे
सभी लोगों को मालूम होगा, एक प्रादेशिक भाषा में सबसे पहले रामायण आ गया है सॉरी टू से, वो मराठी में नहीं था, अवधी में नहीं था, गुजराती में भी नहीं था, मेरे तमिल में। दक्षिण भारत के तमिल में कंबर ने, वो भी 1180 में जन्म हुए, 1250 तक जिए हुए कंब रामायण में। यानी एक यूनिटी हमारे यहाँ साहित्य का एक यूनिटी भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैंने बताया साहित्य साथ में रखने के लिए है, डिवाइड करने के लिए नहीं है। कुछ लोग तो सामान्यतः साहित्य को उपयोग करते हैं डिवाइड करने के लिए। बच्चे यहाँ के सभी भारतीय साहित्य जोड़ने वाले थे। तो उदाहरण अगर देखा है तो दूसरे तो आ गया कन्नड़ा में, कर्नाटक में नागचंद्र या अभिनव पंबा के पंब रामायण, वो दूसरा था। कंब रामायण के बाद कंब रामायण, इसके बाद आ गया रंगनाथ रामायण तेलुगु में गोणबुद्ध रेड्डी करके। उसके बाद आया कृत्तिवास ओझा, ओडिया के कृत्तिवास ओझा, कृत्तिवास रामायण। वो कृत्तिवास रामायण से प्रेरणा लेकर शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा हमारे महान कवि ने लिखा है। केवल कृत्तिवास रामायण में ही उस प्रकार के घटना का विशेषण है। वो भी 1381 में था कृत्तिवास ओझा के जन्म। और बलराम दासा, सॉरी कृत्तिवास ओझा के जो बंगाली में, और बलराम दासा ओडिया में, फिर आसामी में माधव कंडाली, मराठी में संत एकनाथ, तुंजत्ति रामानुजन एഴുത്തച്ഛൻ मलयालम में, तुलसीदास ने तुलसीदास रामायण के द्वारा। मैं केवल एक ही साहित्य कृति का इतना ज्यादा प्रचार पूरे भारत में आया, इसका उदाहरण इसलिए रखा, इस पूरे भारत को एक करने के लिए यह साहित्य आ गया। शब्द और अर्थ को एक करने के लिए साहित्य भाव के अर्थ से साहित्य इस रूप में भारत में आ गया। इस साहित्य कृति, भारतीय साहित्य के जो प्रेरणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत अच्छी तरह हमको देखने को मिलते हैं। इस साल पहले ही बताया था, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव हम मनाते हैं। We are celebrating the 75th year of Indian independence. इस समय हम जरूर देखना पड़ेगा साहित्य के क्षेत्र में हुए स्वतंत्रता संग्राम। विदेश से आए हुए मुगल कहो नहीं तो कॉलोनियल मास्टर्स, वेस्ट कॉलोनियल पाश्चात्य उपनिवेशवाद, ये लोगों ने पहला जो आक्रमण हमारे एजुकेशन के ऊपर, इतिहास के ऊपर, साहित्य के ऊपर किया। साहित्य को नष्ट करने के लिए, साहित्यकारों को नष्ट करने के लिए, सजा करने के लिए बहुत सारे काम किए। भारतीयों के मन में स्व के भावना को जगाने के लिए काम, इसलिए पहला कौन शुरू किया? साहित्यकारों। अगर 15वीं शती का हमारे भक्ति आंदोलन का जो महत्व और उसके इतिहास अगर देखा है तो बहुत सारे साहित्यकारों ने, संत महापुरुषों ने भारतीयों के अंदर भारतीयत्व के, स्वत्व के भाव जगाने के लिए उनकी कृतियां रची। मैं 2-3 उदाहरण केवल बताऊंगा। गुजरात के नरसिंह मेहता ने, वो महान नरसिंह मेहता हम सभी को मालूम है, महात्मा गांधी जी का भी प्रिय साहित्यकार कवि नरसिंह मेहता 1414 में जन्म किया और उन्होंने भारत के बारे में एक भावना भारतीयों के मन में जगाने के लिए जो लिखे हुए वो साहित्य कृति में, भारत खंड भूतल महाजननी गोविंद को गुण गायो रे, धन धन तेनी माता पिता रे, धन धन तेनी कायो रे, गोविंद के गुण गायो रे। भक्ति केवल ईश्वर भक्ति नहीं, ईश्वर भक्ति के साथ ये ईश्वर भक्ति पूरे विश्व में कहाँ है सबसे अच्छी तरह रहते, कहाँ वो रहते हैं भारत में। इसलिए भारत माता के भी गुण गायो रे। इस प्रकार सत्य के भाव को जगाने के लिए साहित्यकारों ने काम किया। एक ही समय पर बहुत सारे भक्ति कवियों ने इस प्रकार काम किया। अगर आप गुजरात में नरसिंह मेहता ने ऐसा कविता लिखी है तो पश्चिम में एकदम पूर्व में जाकर देखिए, पूर्व में शंकरदेव के जो शिष्य माधव देव ने जो वर्ग गीत लिखा है, अभी भी असमी वैष्णवी लोगों के घर में हर रोज गाते हैं, हर रोज। नॉर्थ ईस्ट अलग राष्ट्र है, नॉर्थ ईस्ट का साहित्य अलग है, वहां के ट्राइबल्स अलग है, भारत के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा
बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूरे जिंदगी बर्बाद करने वाले बहुत सारे साहित्यकार, बुद्धिजीवी लोगों को हमको मिलते हैं। लेकिन वहां किसी घर पे जाकर एक वर्ग गीत सुनते हैं तो आपको मालूम होता है, धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नरतनु बाल, धन्य धन्य जन्म भारतवासी, भारत वर्षे जन्म, भारत वो यानी आसामी भाषा में वर्ष है हमारे अर्थ में। तप जब यज्ञ तेजी तमर चारण भाई, तुगनाम भुविष हरिषे, धन्य धन्य जन्म भारत वर्षे। भारत में जन्म होने का महत्व के पुण्य के बारे में उन्होंने बताया। और रोज वो गाते हैं, कितने साल हो गया। साउथ में जाइए, पूंदानम भक्ति कवि थे, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र कवि भी थे। राष्ट्र कवि नाम भी बताकर उन्होंने लिखा। लगभग माधव देव या शंकर देव ने जो लिखा हुआ कविता के ट्रांसलेशन के रूप में लिखा, भारतमाय खंड मोड़िंजुल्ल पारिजंगु मेळुतल्ल निर्णयम, अत्र मुख्यमायुल्लोरु भारतम, ई प्रदेशमेन्नेल्लारुम नोक्कणु। You have to remember that this is the greatest land in the whole world। यहाँ एक और बात कहना मैं चाहता हूँ, ये साहित्य कृति अगर नहीं है तो आजकल का जो प्रचार है ना, भारत इस बोध भी इंग्लिश लोगों का देन है, ऐसा कहते हैं। नेशन इज अ कंसेप्ट भी इंग्लिश लोगों ने हमको दिया, ऐसा विचार रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण बताता हूँ, इसको बहुत रेलेवेंस है इसलिए बता रहा हूँ। 8 साल पहले उस समय के जो मुख्यमंत्री, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, बहुत पढ़े लिखे हैं, भारत के अंदर मौन रहते हैं, बाहर जाकर बहुत बोलते हैं। उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक डॉक्टरेट दिया। वो डॉक्टरेट स्वीकार करते हुए उन्होंने एक रिप्लाई प्रसंग, एक भाषण दिया है। वो भाषण इज अवेलेबल इन गूगल, यू प्लीज गो थ्रू इट। उसमें उन्होंने बताया, डॉक्टरेट मिला है ना, कुछ ना कुछ बताना चाहिए, इसलिए हमारे लोगों के मन में भी वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, भारत के इकोनॉमिक्स को एक प्रकार से शीर्षासन में रखने वाला व्यक्ति है, सब कहते हैं। लेकिन वो शीर्षासन में रखे हैं क्यों रखा? ये कारण है, उन्होंने बताया, आपसे हमको एक रहने का भाव मिला है। भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ आपने सिखाया। महाभारत अगर एक बार पढ़े हैं तो महाभारत, भीष्म पर्व केवल एक बार पढ़े हैं तो रूल ऑफ लॉ यानी क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी क्या है। क्या पूछते हैं नारद मुनि धर्मपुत्र को सभा पर्व में वो पूछते हैं, क्या धर्मपुत्र आप बड़ा चक्रवर्ती बन गया है, लेकिन आपके इस देश के लोगों को, इस देश के आपके राज्य के धर्म राज्य कहते हैं, धर्म राज्य के सभी लोगों को 14 लोगों के 14 देशों के, हमारे यहाँ के ऐसा है ना 2 into 7 14 लोग हैं। ये 14 लोगों के बात, कहानी या वार्ता उन सभी को मिलते हैं क्या हर रोज? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट ओनली दैट, राइट टू नॉलेज। ये तो अभी अभी आया कानून लाके, लेकिन पहले से ही। लेकिन बेशर्म ये व्यक्ति वहां जाकर विदेशी लोगों के सामने रहकर, आपके वजह से हमको मिला, ट्रेन मिला, पोस्ट ऑफिस मिला, इसलिए हम एक बन गया है। ट्रेन नहीं आए तो, पोस्ट ऑफिस नहीं आए तो हम एक नहीं होने वाला था। एक नहीं होने वाले तो स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं होने वाला था। क्या के लिए युद्ध करना है? मालवा के लोग क्यों पूरे भारत का स्वतंत्रता के लिए युद्ध करना है? खरगोन के लोग क्यों मालवा के लिए युद्ध करना है? उस समय भी हमारे अंदर वो विचार था। वो विचार जगाने के लिए ये भक्त कवियों ने, माधवदास कहो, शंकरदेव कहो, पूंतानंद कहो, नरसिंह मेहता कहो, गुरु नानक देव कहो, पंजाब में उन्होंने भी कहा, हिंदुस्तान में, सभी कोट नहीं करता हूं समय के अभाव। इस प्रकार के साहित्य कृतियां बहुत सारे भारत के अंदर आए। इसके वजह से हमारे स्व का जागरण, फिर से स्व के जागरण विदेशी आक्रांताओं ने दबाकर रखने के लिए कोशिश किया। यथार्थ भारतीय स्व, द आइडेंटिटी, द सेल्फहुड ऑफ दिस ग्रेट लैंड, इसको जगाया ये साहित्यकारों ने। साहित्यकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमारे आनंद मठ के द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ के अंदर से हमको जगाने के लिए साहित्य लिखकर दिया। उसके अंदर वंदे मातरम को उन्होंने रखा एक समुद्र के अंदर सबसे अच्छा रत्न के रूप में। वंदे मातरम इस पंजाक्षरी, एक पंजाक्षरी मंत्र था। पूरा गीत itself it was tremendous. It was a power-packed song. That power-packed song has inspired hundreds and thousands of Bharatiyas
ये लड़ाई करने के लिए, स्वयं मरने के लिए प्रेरणा दिया वंदे मातरम। इस वंदे मातरम केवल वंदे मातरम नहीं है, वो आनंद मंडल नॉवल को ही इंग्लिश लोगों ने बैन किया था। हमारे बैंड साहित्य कृतियों में एक है, पता है क्या आपको? स्वतंत्रता मिलने के बाद ही आनंद मठ के ऊपर का जो बाण हटाया, आनंद मठ के ऊपर का जो बाण, उस समय के अखबारों में, यहाँ तो जर्नलिज्म पढ़ने वाले जो लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, भाइयों बहनों, आप लोग भी ये पढ़ने की जरूरत है इस कालखंड में विशेष रूप में। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन प्लीज थिंक अबाउट दोस ग्रेट रेवोल्यूशनरीज, सही में रेवोल्यूशनरीज। वो रेवोल्यूशन उन्होंने किया कलम के द्वारा। वंदे मातरम करके एक पेपर था, न्यूज़पेपर, बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया, बाद में महर्षि अरविंदो जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। नाम ही वंदे मातरम, मातृ भावना को जगाने के लिए। जुगांतर पत्रिका 1906 में प्रारंभ किया। वो प्रारंभ करने वाले लोग कौन कौन है वो भी महत्वपूर्ण है। महर्षि अरविंदो के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष, साक्षात स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त, महान क्रांतिकारी अभिनेश पटाचार्य, ये तीनों मिलकर युगांतर पत्रिका प्रारंभ किया। वो भी भारत के अंदर एक क्रांति का जो माहौल खड़ा कर दिया। इसके साथ साथ गांधी जी का हरिजन, लोकमान्य तिलक जी का केसरी, इस प्रकार के अखबारों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए, माइंड इट माय बॉयज, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर एंजॉयिंग दिस इंडिपेंडेंस फ्रीली, मुफ्त में हम एक प्रकार से अनुभूति में लाते हैं। We are enjoying it without giving a single pie towards it. Sorry to say. इसलिए हम क्या करना, कम से कम कुछ ना कुछ वापस देना है ना। ये देश हमको सब कुछ दिया है, कुछ ना कुछ देना भी सीख लो। उनके बारे में सोच लो, कृतज्ञता पूर्वक उनके बारे में स्मरणा करो। ये आज के जो आवश्यकता है। आनंद मठ कहो, नहीं तो उस प्रकार अलग अलग साहित्य, देवी चौधरानी जैसे साहित्य कृतियों के बारे में देखा है, तो दूसरा भी एक महत्व उसमें देखना है। केंद्र पात्र के रूप में महिलाओं की रेखा है। ये महिला विमोचन के जो बात करने वाले लोग आज आया है, आजकल भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करने वाले लोगों में भी महिलाएं थी। वेलु नाचियार थे, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के वेलु नाचियार, यंग क्वीन। उस प्रकार रानी अब्बक्का थी उल्लाल देश के, कित्तूर के रानी चन्नम्मा थे। वो प्रत्यक्ष लड़ाई करने वाला, संघर्ष करने वाले लोग। इसके साथ साथ साहित्य कृति करने वाले लोग भी बहुत सारे साहित्यकारों के बीच में। वो साहित्यकारों ने महिलाओं के महत्व भी रखा। जो मैंने बताया ना पहले वाला जो भाषण में, वो महान प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड में जाकर बताने के समय विमेन फ्रीडम के बारे में भी आपने सिखाया, ऐसा बताया। भारत के अंदर जब अब्बक्का रानी पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध करते थे, इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शती में, उस समय विदेश, पुर्तगाल सहित, इंग्लैंड सहित, फ्रांस सहित पाश्चात्य क्रिस्तवी देशों में क्या बहस चल रहे थे, आपको याद है क्या? They were thinking whether women are human being or not. ये मनुष्य प्रजाति का है क्या? सॉरी, यहाँ माता बहने बैठे हैं, वो लोगों ने चर्चा कर रहे थे, महिला सही में मनुष्य जाति है क्या? बात में किसी ने बताया मनुष्य जाति है। फिर बहस था, आत्मा है क्या इनको? पहले जो कहते हैं आत्मा बिल्कुल नहीं है, मृग के जैसा है। क्योंकि पुरुष के लिए, पुरुष के बाद पुरुष से बनाया हुआ चीज है ना, इसलिए गाते हैं चीज बड़ी मस्त मस्त। गाने के कारण भी वही, इट हैज बीन मेड आउट ऑफ मैन, आफ्टर मैन, फॉर मैन। इज इट नॉट द अब्राहमिक रिलीजियस बिलीफ? ऐसा है। इसलिए वो लोग सोच रहे थे आत्मा है क्या नहीं। बीच में किसी कर्दिनाल ने एक क्वेश्चन पूछा, देखिए सही में ईसा मसीहा के माता भी एक महिला थी ना, इसलिए इतना क्रूरता नहीं करना चाहिए। उस समय लोगों ने तय किया, आधा भी फुल नहीं दिया, 100% नहीं दिया, 50% आत्मा है उनके अंदर, ऐसा कर दिया। दैट वाज द डिस्कशन, बहस चल रहे थे उस समय। वहां के हमारे यहाँ के वीर रानियों ने युद्ध कर रहा था पुरुष की सेना को नेतृत्व देकर। दैट्स द ब्यूटी। पुरुषों की सेना को नेतृत्व देकर महिला लड़ रही थी। ये कहानी, ये चरित्र, ये इतिहास कहां पढ़ते हैं? रानी अब्बक्का जब
युद्ध करने के लिए, पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध करने का समय आ गया और रानी अब्बका के जो पतिदेव पुर्तगाल के साथ गया। पुरुष हमेशा ऐसा है, पैसा मिलते है तो वहां जाते हैं, लेकिन महिला देवी के रूप नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया पत्नी धर्म से महत्व है मेरा देश धर्म, देश धर्म सबसे महत्वपूर्ण कहकर उन्होंने युद्ध किया। इस प्रकार के रानियों ने, और इस रानियों के महत्व, इस महिलाओं के महत्व, महिलाओं की भूमिका को इतना अच्छी तरह कहने वाला जो साहित्य कृति है आनंद मठ। आनंद मठ आप पढ़ने के समय मालूम होगा, उसके केंद्र कथापात्र है, केंद्र कैरेक्टर शांति। वो शांति कहते हैं अंत में, विच हीरो एवर बिकेम ए हीरो विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ हिज वाइफ। पत्नी के सहकारिता के बिना कौन हीरो बन गया है, ये शांति पूछ रहे हैं। रानी चौथी रानी, देवी चौथी रानी में भी वही। इस प्रकार के साहित्य कृतियों का बहुत एक परंपरा है। इस भारत को स्वतंत्र करने का युद्ध में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इवन मजहबी दृष्टि पर अन्य मजहब में है। फॉर एग्जाम्पल अशफाकुल्लाह खान, बिस्मिल्लाह अपना जो बिस्मिल के एक शिष्य के रूप में काम किए हुए अशफाकुल्लाह खान ने क्या कहा, उनके फांसी चढ़ाने के दिन के पिछले दिन रात को उन्होंने कविता लिखी। आपको मालूम होगा, हिंदी के लोग इस नाते आप लोगों को याद भी होगा। अक्षर गलती नहीं आना इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी याद है वो कविता। बचपन में मेरे गांव में, मेरे शाखा में अपने प्रचारक ने सिखाया था, उस समय से याद है अशफाकुल्लाह खान की ये महत्वपूर्ण कविता। जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। मैं जा रहा हूं लेकिन एक दर्द मन में है। क्या दर्द है? ये हिंदुस्तान कब एक स्वतंत्र आजाद की वतन, आजाद वतन कब कहेंगे। इसलिए वो कहते हैं, बीच में वो 2 लाइन में वो कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो कहते हैं, मेरे को पुनर्जन्म मिलेंगे, वो पुनर्जन्म नया जन्म लेकर मैं आऊंगा, भारत माता को आजाद करा दूंगा, ऐसा बिस्मिल आपने लिखा। लेकिन देखिए, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले मैं नया जन्म ही मांगूंगा, नया जन्म ही मांगूंगा, ऐसा लिखकर इतने बड़े लोग ने हमारे यहाँ साहित्य के कृतियों के साथ भी, बंदूक के साथ कलम भी लेकर भारत के अंदर संघर्ष किया। इसके वजह से ये स्वतंत्रता हमको मिले है। इसका भूमिका के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो चर्चा हुई इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। इस भारतीय महत्व, इस साहित्य का जो महत्व, इवन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड तक ज्वलंत रूप में रहे हुए ये साहित्य का आज की स्थिति क्या है, व्हाट इज द बौद्धिक वैचारिक परंपरा। अभी एक सुनियोजित ढंग से इस साहित्य का महत्वपूर्ण अंश को हटाने को, नष्ट कराने का प्रयास चल रहा है। कितने भी उदाहरण बताने के लिए मेरे पास है, लेकिन उदाहरण में गया तो समय ज्यादा हो गया। एक सुनियोजित ढंग से हो रहा। दूसरा, इसको डाइवर्ट करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए, ये डिस्टॉर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, दे हैव स्टार्टेड ए रिवर्स रीडिंग ऑफ आवर एपिक्स। हमारे पुराणों को, इतिहास को उल्टे ढंग से पढ़ना। उल्टे ढंग से यानी सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, रामायण पढ़ने के समय आप रावण के मन से सोच लीजिए। उस समय आपको मालूम हो गया सही नायक रावण है, खलनायक राम है। दिस इज द सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। रिवर्स ढंग से रीडिंग शुरू करना, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर एक सिलेबस के हिस्सा इस रूप में भी ये आ गया है। इस प्रकार के रीडिंग, रिवर्स रीडिंग, अल्टरनेटिव रीडिंग। इसलिए लोग कविता लिखते हैं। मैं अभी भी एक कविता पढ़ी, मेरे केरल में एक विख्यात वामपंथी पीरियोडिकल में एक कविता लिखी। वो कविता में शूर्पणखा के बारे में है कविता। शूर्पणखा अच्छे, उनके प्रेम को, सही में वो लव रोमांटिक थे। एक ही खतरा उन्होंने किया, वो खतरा है, एक ही पाप किया, वो रोमांटिक थी। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण के पास उन्होंने क्या किया, फिर राम ने क्या किया
क्या वही काम रावण किया है क्या सीता के ऊपर? कितने समय तक रहे अशोकवनी में, फिर भी उनके तरफ नहीं गया, स्पर्श भी नहीं किया। अगर स्पर्श किया है तो कुछ होने वाला था, वो दूसरा विषय, वो उनको मालूम नहीं है। लेकिन दिस इज द वे ऑफ द रिवर्स रीडिंग, दिस इज द वे इन विच आई एम सेइंग हमारे साहित्य को बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है और एक फॉल्स क्रिएशन भी करके है, झूठी रचना हमारे सामने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब काय के लिए है? इट इज टू पॉइजन आवर नेशन। भारत को जहर पिलाने का काम चल रहा है। ये प्रयोग मेरा नहीं है, बुकर प्राइज विनर बेन ऑक्री एक ख्यात विख्यात लिट फेस्ट में आए थे 3 साल पहले, जयपुर लिट फेस्ट में। वो जयपुर लिट फेस्ट ख्यात विख्यात कुख्यात कैसे है वो सभी को मालूम है। और वहां इसलिए बुलाए होंगे, नाइजीरिया के है, ब्लैक है, बुकर प्राइज मिला है हमारे विचारधारा का, ऐसा सोच कर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ब्लैक है ना, इधर आकर उन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल करेक्टनेस कम से कम बताएंगे ऐसा सोचकर बुलाया था। लेकिन उन्होंने आकर इनके सभी कल्पना को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर। मेरा लिखने का प्रेरणा आपके रामायण है, आपके महाभारत है, आपके पंचतंत्र है, ऐसा कहकर उन्होंने प्रारंभ किया। अभी जो उत्तर प्रदेश वगैरह जगह पर इलेक्शन चल रहा है, खुद से याद आ गया है, इलेक्शन के लिए बूढ़े लोगों को लेकर जाते हैं वॉलंटियर्स, वोट करने के बाद छोड़कर जाते हैं, वापस जाने के लिए किसी गाड़ी भी नहीं होगा, साइकिल भी नहीं होगा, ठीक है। उस प्रकार बेन ऑक्री को जयपुर से वापस लाने के लिए कोई नहीं था, वो टिकट वगैरह तो पहले दिया, इसलिए वो वापस दिल्ली में आए। अखबारों के साथ उनका विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बीच में किसी पत्रकार बंधु ने उनको पूछा, क्या आपके नाइजीरिया सहित साउथ अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन हुआ? हमारे भारत के अंदर भी हुआ। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? ये सिमिलैरिटी के बारे में बता करे तो महत्वपूर्ण कोटेशन बन गया है बेन ऑक्री का। ही इज कोटिंग, ही इज सेइंग एंड कोटिंग, टू पॉइजन अ नेशन पॉइजन इट्स स्टोरीज, a demoralized nation tells demoralized stories to itself। किसी राष्ट्र को नष्ट करना, जहर पिलाना है तो उनको जहरीला पॉइजनस स्टोरीज साहित्य, इतिहास, ये सिखाना। ये सिखाए तो क्या होगा? देश डिमोरलाइज हो जाएगा। देश डिमोरलाइज हो गया है तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट टेलिंग दिस डिमोरलाइज्ड स्टोरीज टू देमसेल्फ। ये सबसे खतरनाक एक बात है। स्वयं बताना प्रारंभ करें। स्वयं क्या क्या बताएंगे? आर्य बाहर से आया है, इसलिए मैं भी बाहर का हूं, सही में भारतीय नहीं हूं, ऐसा करके कहना प्रारंभ करें। कुछ लोग कहेंगे हम कुछ लाया है क्या, एम्स से जाने के समय कुछ लेकर जाने की आवश्यकता है क्या, ये गीता के संदेश है, ऐसा कहकर आपको सिखाना प्रारंभ करेंगे। हम भी पुरुषार्थ को छोड़कर इस प्रकार के कहानी बताना प्रारंभ करेंगे। दिस इज नोन एज टेलिंग डिमोरलाइज्ड स्टोरीज टू देमसेल्व्स इटसेल्फ। इसलिए ऑक्री कहते हैं, beware of the storytellers who are not fully conscious of the importance of their gifts। सही में साहित्यकारों के अंदर क्या सिद्धियां हैं, ये सिद्धियों के बारे में क्या योगदान करना है, क्या भूमिका है, ये न समझने वाले ये स्टोरी टेलर से जागृत रहना, सजग रहना, अलर्ट रहना, ऐसा उन्होंने बताते हैं। हम भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इररेस्पॉन्सिबल इन द एप्लीकेशन ऑफ देयर आर्ट, वो निरुत्तरवादी है, दायित्व बोध नहीं। They could unwitting, this is the most important punch sentence of Ben Ockley। वो कहते हैं they could unwittingly help along the psychic destruction of their people। इस प्रकार के साहित्यकार लोग भारत के मानसिक विनाश के कगार पर लेकर जाएंगे। अभी भारत के अंदर ये साहित्यकारों को देखा आ रहा है, इसके खिलाफ पहले जो यहाँ तो नवाते जी ने बताया है, एक लॉन्ग लाइन खींचने का जो प्रयास में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम यहाँ के क्या क्या गलतियां है, गड़बड़ हो रहा है, रोना है, इस रोने के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर वीपिंग, जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद जी जो कहा है, वी हैव वेप्ट लॉन्ग इनफ, नो मोर वीपिंग, बट स्टैंड ऑन योर फीट एंड बी मेन। हम अभी रोएंगे नहीं, हम हमारे पैरों में खड़े होना चाहिए, खड़े होकर इट इज अ मैन मेकिंग रिलीजन दैट वी वांट। हमारे जो मजहब धर्म चाहिए, मनुष्य निर्माण के शक्तिशाली शक्ति है, ऐसे हमको चाहिए।
हमको चाहिए जो थियरीज, हमको चाहिए जो स्टोरीज, हमको चाहिए वो साहित्य, लिटरेचर विच मेक्स मैन, मनुष्य निर्माण के लिए प्राप्त ऐसा चाहिए। उस प्रकार के एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की एजुकेशन लिटरेचर हमको चाहिए, वो हम करके दिखाएंगे, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। ये भारतीय इतिहास के इस परंपरा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम इस प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के महत्व को समझकर 2-3 बिंदु केवल, विस्तार से नहीं। ये मंच, ये एक मंच है, नर्मदा साहित्य मंथन यानी एक मंच रहेगा। ये राष्ट्र सर्वोपरि साहित्यकारों को एकत्रित आने का मंच, राष्ट्र और भारत के महत्व, भारत के क्षेत्र। इसका मतलब बाहर से कुछ नहीं लेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा विचार नहीं। अनोभद्र कृतवो विश्वतः, यानी पूरे विश्व के कोने कोने से विचार आने दो, लेकिन ये करने वाले लोग राष्ट्र सर्वोपरि विचार, ऐसे लोगों का मंच है। और दूसरा, ये एक सार्थक संवाद का अवसर, इस रूप में एक कालखंड को हम मनाते हैं हर साल। एक सार्थक संवाद, मीनिंगफुल डिबेट। वो संवाद यानी क्या है वो पहले बताया, इसलिए मैंने उसमें नहीं जा रहा। तीसरा, सृजनकारों को, साहित्य के सृजनकारों को एक पद्धति के अंतर्गत आकर नए सृजन के बारे में विचार करने का एक ओकेशन है, एक वेला है, इस रूप में। और चौथा, युवाओं के महान युवा लोग, युवा साहित्य, हम भी विद्यार्थी लोग आए हैं। क्यों? ज्ञान तो आने वाले जो अभी इस सत्र के बाद, इस सत्र में ऐसे महान विभूतियां वो लोग हैं, लेकिन आने वाले जो सत्रों में विषय तज्ञ लोग आएंगे, महान विभूतियों, द मोस्ट सेंसिटिव एंड ग्रेटेस्ट नोबलेस्ट माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स, ऐसे विभूतियों के साथ रहने का एक अवसर युवाओं, उनके साथ बातचीत करने का अवसर। इस प्रकार के राष्ट्र सर्वोपरि साहित्यकारों को एक मंच, सार्थक संवाद का अवसर इस रूप में, सृजनात्मक सक्रिय एक पद्धति के रूप में, युवाओं के महान विभूतियों के, मोस्ट सेंसिटिव एंड क्वालिटी वाले जो लोगों के साथ, सृजनकारों के साथ रहने का एक इंपॉर्टेंट ओकेशन, इस रूप में हम इस मंथन के तरफ देखना, इसलिए इसको ले जाना मन में वो विचार होना चाहिए। पुष्प की अभिलाषा में मखलाल चतुर्वेदी ने जो लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ऐसे मनोवृत्ति से हम भी हमारे साहित्य के इस महान मंथन के अंदर हमारा भी योगदान, हमारे भी भूमिका अच्छी तरह निभाएंगे, ऐसा आशा, इसे प्रार्थना के साथ मेरे 4 शब्द यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। वंदे मातरम।